बात रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की होती है तो आप लोग के दिमाग में आ जाता है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक ऐसी होगी जिसके अंदर आप लोगों को क्लासिक लुक्स मिलेंगे, मस्कुलर टैंक मिलेगा और आप लोग को क्रोम पूरी गाड़ी के अंदर दिखाई पड़ेगा। बट रॉयल एनफील्ड अब चेंज हो रहा है और इस तरीके की बाइक्स बना रहा है जो ना सिर्फ देखने में अलग है बल्कि चलाने में भी बहुत अलग है। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसी बाइक से जो मोनोटनी को ब्रेक करती है और एक ऐसी बाइक है जो रॉयल एनफील्ड को रॉयल एनफील्ड से ही अलग बना देती है। और मैं बात कर रहा हूं हाल ही में लॉन्च हुई हंटर 350 के बारे में। तो ये है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। अब ये बाइक देखने में तो एक रोडस्टर मोटरसाइकिल की तरह है बट चलने में एक क्रूजर की तरह है। बट देखने में तो बाइक आपको बहुत इंप्रेसिव लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, जो मेरे हिसाब से एक इंप्रूवमेंट एरिया है। और अगर इस बाइक के अंदर ये सारी चीजें भी इंप्रूव हो जाती तो ये बाइक और भी बेटर बन जाती। तो क्या है वो चीजें? तो अगर आप लोग बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं, हंटर को लेने का मन बना चुके हैं, तो आप लोग को सिर्फ इसके प्रोज सुनने के बाद समझ में नहीं आएगा कि ये बाइक कैसी है। बट आज की इस वीडियो में कॉन्स भी बताने वाला हूं, मतलब क्या कमियां हैं जो आप लोगों को कंसीडर करनी चाहिए इस बाइक को लेने से पहले। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा सारे प्रोज एंड कॉन्स मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए बात करते हैं हंटर के सभी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो आइए आपको मिलवाता हूं हंटर की पॉजिटिव साइड से और बात करूंगा पहली अच्छाई की जो मुझे इस बाइक के अंदर बहुत पसंद आई है, जो इस बाइक को नॉर्मल रॉयल एनफील्ड की बाइक से बहुत डिफरेंट बनाती है। वो है इस बाइक की एर्गोनॉमिक्स। अब ये बाइक के अंदर जो आपको स्टाइलिंग वगैरह मिल रही है, बाइक का जो बैठने की पोजीशन मिल रही है, वो बहुत ही कमाल की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो हैंडल है वो ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है और ना तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन मिले। सीट की जहां पर बात होती है, सीट आपको बहुत ही फर्म दी गई है, अच्छी कुशनिंग मिल रही है सीट के अंदर, जिससे इस बाइक के अंदर जो सिंगल पीस वाला सीट दे दिया गया है उससे राइडर का कंफर्ट तो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। बट अगर बात करता हूं नीचे फुटपेक्स की, तो फुटपेक्स जो है अगर मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक की बाइक से कंपेयर करता हूं इस मॉडल को, तो इसके अंदर जो फुटपेक्स है उसको 100 mm पीछे की तरफ कर दिया गया है, जिससे आपकी जो पोजीशन है वो इस तरीके से आगे आती है कि आप लोग को थोड़ा सा आगे की तरफ लीन होना पड़ जाता है और आप लोग को एक अपराइट पोजीशन मिलती है, बट आप लोग को एक होल्डिंग पोजीशन में मिल जाती है, जिससे आप लोग बाइक को इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। बट बाइक का जो वेट है वो पहले के मुकाबले कम है, मतलब जो क्लासिक के मुकाबले, क्लासिक में आपको जो वेट मिलता है वो तकरीबन 195 kgs का है, वहीं हंटर का जो वेट है वो 181 kgs का है। अब उसके मुकाबले 10-15 किलो इसका बाइक का जो वेट है वो कम कर दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली, जिससे इस बाइक में बहुत ज़्यादा कंफर्ट आ गया है, बाइक बहुत ज़्यादा निम्बल हो गई है, ट्रैफिक में आप लोग इजीली टर्न कर पाते हैं। किसी शॉर्ट अगर आप लोग के पास जगह मिलती है तो उससे भी आप लोग बाइक को बहुत इजीली निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत बाइक बल्कि नहीं है। टैंक भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिल रहा है, 13 लीटर्स का आप लोग को इसके अंदर कैपेसिटी मिल जाती है और हैंडल की भी आप लोग को पोजीशन अच्छी मिल रही है। तो एर्गोनॉमिक्स बाइक के बहुत अच्छे हो चुके हैं, राइडिंग स्टांस बहुत अच्छा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप लोग इस बाइक को लेने का मन बना रहे हैं और आपका पर्पस ये है कि आप लोग को बाइक ट्रैफिक में ज़्यादा चलानी है, मतलब डेली रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग इस बाइक को चलाना चाहते हैं और कभी कभी आप लोग राइड भी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस बाइक से कर सकते हैं। बट नॉर्मल अगर क्लासिक से कंपेयर करता हूं तो क्लासिक एक बल्कि बाइक है जिसके अंदर आप लोग को चलाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें आप लोग की पर्सनैलिटी ज़्यादा कंसीडर नहीं होगी कि अगर आप लोग लाइट वेट खुद भी हैं तो आप लोग इस लाइट वेट बाइक को चला सकते हैं, और अगर आपकी हैवी पर्सनैलिटी के हैं तब भी आप लोग इस बाइक को चला सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी है जो इस बाइक को नॉर्मल रॉयल एनफील्ड से काफ़ी अलग बना देती है। तो दूसरी चीज़ की अगर बात करता हूं जो मुझे इस बाइक के अंदर बहुत पसंद आई है, और वो ये है कि इस बाइक के अंदर जो आप लोग को टॉर्क मिल रहा है, ये एक बहुत ही टॉर्की मोटरसाइकिल है। मतलब यह है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि गाड़ी के अंदर पिकअप बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से अगर बात करता हूं फिगर्स की, तो इसके अंदर जो पावर वगैरह मिलती है, 349 सीसी वाला इंजन मिल रहा है। बाइक के अंदर जो पावर है वो आपको 20 PS की मिल रही है, 20.2 PS की पावर मिलती है। टॉर्क जो है यानी पिकअप कितना एनएम का है, तो 27 एनएम का इस बाइक के अंदर टॉर्क मिल रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या खासियत है इसके अंदर। अब खासियत उसमें यह है कि अगर आप लोग बाइक को मान लीजिए 5th गियर पे चला रहे हैं या फिर 2nd गियर पे चला रहे हैं और आपने स्पीड बहुत लो कर रखी है, 20 की 30 की स्पीड कर रखी है, और नॉर्मली अगर बाइक पे आप लोग चलाते हैं और 5वां गियर अगर आप लोग 20 की स्पीड में लगा लेते हैं तो बाइक ऐसे ऐसे करके बंद हो जाती है। बट वो चीज़ इसके अंदर मुझे नहीं फील हुई है, जिसकी वजह यह है कि ये बाइक टॉर्की इंजन की है। मतलब ये है कि अगर आप लो एंड्स की बात करेंगे तब भी आपको अच्छा टॉर्क मिलता है, जो कि एक और प्लस पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि आप लोग एक ऐसे ऑफ रोडिंग वाले टेरेन पे बाइक को चला रहे हैं और आपने
लो गियर लगा रखे हैं ताकि बाइक बंद ना हो जाए। दूसरा गियर आपने सेट कर रखा है, तब भी अगर आप लोग बाइक को रेव करेंगे तो आपकी बाइक बंद नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस ऐसे टॉर्की इंजन के अंदर ये खासियत होती है कि जहां पर आप लोग को बार बार गियर्स को चेंज नहीं करना पड़ता। चाहे सेकंड पे चलाइए, चाहे फिफ्थ गियर पे चलाइए, बाइक बंद नहीं होगी, चाहे जितनी भी लो स्पीड आप लोग कर लीजिए। उसके अलावा खासियत यह है कि इस बाइक के अंदर जो पावर मिलती है वो काफी अच्छी है, लेकिन वो पावर आपको मिड रेंज पे मिलती है जब आप लोग बाइक को 3000 या 4000 आरपीएम पे लेकर चलते हैं। बट ये नेचर जो है बाइक का, वो टॉर्की इंजन है, बहुत ज्यादा पावर आपको इस बाइक के अंदर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये है कि अगर आप लोग बाइक को, अगर मैं आप लोग जानना चाहेंगे पिकअप कैसा है, कि बाइक उठती कैसी है, तो बाइक में उतना अच्छा मुझे पिकअप नहीं, मतलब पावर नहीं फील होती है। पिकअप तो अच्छा है बट पावर ऐसी फील नहीं होती, क्योंकि पावर की फिगर्स भी कम है और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 3000-4000 आरपीएम के बाद एक पंच निकल के आता है, जब आपको लगता है कि हाँ बाइक एक्चुअल में पावरफुल है। बट लो गियर्स में जब आप लोग बाइक को चला रहे हैं, लो आरपीएम पे जब आपको बाइक चला रहे हैं, तो टॉर्क तो फील होगा बट पावर फील नहीं होती है। तो ये एक ऐसा है कि बाइक का जो नेचर है वो टॉर्की नेचर है, पिकअप बहुत अच्छा मिलता है, उसके लिए रॉयल एनफील्ड के अंदर जाने जाते हैं। और जो इंजन है, सिमिलैरिटी ये है कि यही सेम इंजन आपको क्लासिक 350 के अंदर दिया जाता है और यही सेम इंजन आपको रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 के अंदर दिया जाता है, जो कि क्रूजर और क्लासिक मोटरसाइकिल है। तो ये खासियत लगी है मुझे, बहुत ही अच्छा टॉर्क मिलता है, बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ता है, सुकून से आप लोग बाइक को राइड कर सकते हैं। अब जहां पर रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की बात होती है, जैसे कि मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था कि आप लोग को एक ही तरह की बाइक आप लोग इमेजिन करते हैं कि आप लोग क्लासिक बाइक दिखेगी, क्रोम दिखेगा बाइक के अंदर, बल्कि टैंक होगा, रोड प्रेजेंस बहुत हाई होगी। बट इस बाइक के अंदर वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। अगर आप लोग एक ऐसे रॉयल एनफील्ड के लवर हैं जो बाइक तो रॉयल एनफील्ड की लेना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग को एक ऐसी बाइक मिले जिसके अंदर आप लोग को क्रोम या फिर क्लासिक वाला लुक मिले, तो ये बाइक बहुत ही अलग लुक के साथ आती है। क्योंकि इस बाइक के अंदर जो मेरे सामने खड़ी है, ये है इसका मेट्रो रेबल वाला वेरिएंट, यानी टॉप वेरिएंट है। और इस गाड़ी के अंदर आप लोग को 6 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो आप लोग रॉयल एनफील्ड की जो कस्टमाइज प्रोग्राम है उसके जरिए जाके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करता हूँ, इसको जो बेस मॉडल आता है जिसके अंदर आप लोग को रेट्रो वेरिएंट मिलता है, जहां पर आप लोग को स्पोक्स व्हील्स मिलते हैं, 2 कलर ऑप्शन उसमें मिलते हैं। तो टोटल तकरीबन मिला के कलर ऑप्शन बहुत डिफरेंट मिल रहे हैं। ऐसे कलर ऑप्शन ना तो आपको मीटियोर के अंदर दिखाई पड़ेंगे, ना तो क्लासिक के अंदर दिखाई पड़ेंगे। बाकी लुक्स वाइज भी ये डिफरेंट है कि इसके अंदर बहुत बड़ा टैंक नहीं मिलता है कि आप लोगों को अनकंफर्टेबल सा फील हो, बहुत हैवी सा बाइक को फील हो। बाइक का वजन कम कर दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया है कि आप लोग को 181 केजीज का वजन कर दिया गया है। क्लासिक के कंपैरिजन में देखता हूं तो 195 केजीज की है, तो तकरीबन 14 केजीज का जो इसका वेट है वो कम कर दिया गया है। 20 mm का जो व्हील बेस था वो कम कर दिया गया है, यहाँ से थोड़ा सा कम कर दिया गया है। जो टायर का और हैंडल का गैप था, टैंक का गैप था, वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, जिससे बाइक थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो चुकी है। इजीली आप लोग ट्रैफिक से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से टैंक में आप लोग चाहें तो टैंक पैड्स भी लगवा सकते हैं। एक्सेसरीज आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। कस्टमाइजेशन प्रोग्राम रॉयल एनफील्ड का वैसे भी बहुत अच्छा है, आप लोग जानते हैं। चाहे वाइजर लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कोई गेयर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग साइड बैग, सैडल बैग वगैरह जो भी आप लोग लगवाना चाहते हैं वो सब लगवा सकते हैं। तो लुक्स के साथ ये बहुत अलग लगती है, कहीं भी आपको क्रोम नहीं दिखाई पड़ेगा। चाहे इंजन की बात करूं, साइड मिरर की बात करूं, कहीं भी आप लोग को क्रोम नहीं दिखेगा। तो एक जो आप लोग को सेम लुक मिलता था हर बाइक में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक वाला, क्रोम वाला, वो नहीं है, बहुत अलग है। तो मैं अगर पर्सनली बात करता हूं अपने ओपिनियन की, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और उसमें यह है कि मुझे जो रॉयल एनफील्ड का हर बाइक में क्रोम देना है वो इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि हर बाइक ऑलमोस्ट सेम ही लगती है। बट इस बाइक के अंदर वो खासियत है जहां पर आप लोग को हर चीज ब्लैक आउट मिलेगी, चाहे वो हैंडल्स हो, ब्रेक लीवर्स हो, साइड मिरर्स हो, इंजन हो, एग्जॉस्ट हो, इंडिकेटर्स हो, सारी चीज आपको ब्लैक आउट मिलती है। और एलॉय व्हील्स आप लोग को ब्लैक मिलते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन से आप लोग को एक स्ट्रिप दी गई है, ब्लू कलर है, तो आप लोग को ब्लू स्ट्रिप्स के एलॉयज के अंदर दिख जाएंगी। 17 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं, 17 इंचेस के अंदर आप लोग एलॉय व्हील मिल रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो इस बाइक में अलग हैं। रॉयल एनफील्ड की जो मोनोटनी है वो ये बाइक ब्रेक कर देती है। तो आप लोग ने इस बाइक की खासियत देख ली कि बाइक बहुत अच्छी नजर आ रही है, बाइक के अंदर लुक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप लोग को सारी चीजें डायनेमिक्स वगैरह बाइक की बहुत अच्छी मिल रही हैं। बट जहां पर बात आती है फीचर्स की, तो अब ये बाइक जो है, इनबिल्ट फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं इस बाइक के अंदर। नॉर्मल आप लोग को डुअल डिस्क मिल जाती है, डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बट जहां पर बात आएगी नेविगेशन की, जो कि एक मेरे हिसाब से हमेशा के लिए, जब से मैंने ये बाइक देखी है रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन आई थी, इसके अंदर ट्रिपल नेविगेशन दे दिया गया था। आजकल जो बाइक्स में नेविगेशन आता है वो आपको नॉर्मली जो नेविगेशन होता है वो आप लोग को इस तरह का नेविगेशन मिलता है जो कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन होता है, बट वो आप लोग को नेगेटिव डिस्प्ले में मिलता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड के साथ खासियत ये थी कि उनका जो ट्रिपल नेविगेशन आया था वो एक कलर डिस्प्ले था जो कि बहुत हाईलाइट होता था। अगर आप लोग उसको रात में चलाएं, दिन में चलाएं, तब भी आपको अच्छा खासा विजिबल था क्योंकि वो कलर्ड था।
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लोग कहीं में जा रहे हैं आजकल, चाहे आप राइड करते हो या नहीं करते हो, सिटी में भी चला रहे हैं, कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो नेविगेशन एक नेसेसरी है हर बाइक के लिए। या तो आप मोबाइल का स्टैंड लगाएं, मोबाइल लगाकर आप लोग लगाएं, फिर वो सारी चीज़ें होती हैं कि बारिश हो जाएगी तो मोबाइल आपको रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। बट ट्रिपल नेविगेशन स्टैंडर्ड जो था वो रॉयल एनफील्ड ने अपने सभी बाइक्स के अंदर से हटा लिया है। क्लासिक के अंदर आपको नहीं मिल रहा है, मीटियोर के अंदर नहीं मिल रहा है। तो ये बाइक्स के अंदर आप लोग को ये जो नेविगेशन हटाया गया है, ये इसलिए हटाया गया है ताकि बाइक का प्राइस कम किया जा सके। अब बाइक का प्राइस तो कम हो गया है, इससे हिमालय सस्ती हो चुकी है, आप लोग को मीटियोर सस्ती हो चुकी है, क्लासिक 5,000 10,000 से कम सस्ती हो चुकी है। बट वही चीज़ है कि अगर आप लोग नेविगेशन लगवाना चाहते हैं, अभी तो इसके अंदर सिंगल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, लेकिन साथ में अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट पॉड लगवाना चाहते हैं जो कि ट्रिपल नेविगेशन होता है, बट वो चीज़ के लिए आप लोग को एक्सेसरीज की तरह लगवाना पड़ेगा, रॉयल एनफील्ड से ही लगवाना पड़ेगा, और उसका प्राइस जो है वो 5 से 10,000 रुपए या उससे ज़्यादा वेरी कर सकता है। तो ये चीज़ है कि कस्टमर के लिए एक और एड ऑन आ चुका है कि आप लोग को एक्सेसरीज की तरह लगवाना पड़ेगा। बट फोटोज में, वीडियोस में आप लोगों ने जहां भी इस बाइक को देखा होगा वहां पर आप लोग को ट्रिपल नेविगेशन दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज़ एक कमी मानता हूं मैं कि इसके अंदर अगर नेविगेशन दे दिया जाता। अब जो एडवांस फीचर होते हैं, अगर आप लोग कार खरीदते हैं तो कमाल के फीचर आप लोग को टॉप मॉडल के अंदर मिलते हैं। बाकी जैसे जैसे वेरिएंट कम होता जाता है, प्राइस भी कम होता है, फीचर भी कम होते चले जाते हैं। उसी तरीके से रॉयल एनफील्ड को करना चाहिए था, जहां पर इस बाइक के अंदर आप लोग को टॉप मॉडल के अंदर ट्रिपल नेविगेशन एटलीस्ट दे देना चाहिए था, वहां पर एक्सेसरीज की तरह नहीं आता। तो इससे होता है कि अगर आप लोग टॉप वेरिएंट खरीद रहे हैं तो आप लोगों को एक्सेसरीज के पीछे नहीं जाना पड़ता, आप लोग की टेस्ट के ऊपर आप लगवा सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ है इसके लिए आप लोग को पैसे नहीं खर्च करने पड़ते एक्स्ट्रा। बट हाँ, बाइक का प्राइस कम आ चुका है, लेकिन मैं ये कमी समझता हूँ कि इसके अंदर जो फीचर है वो नेविगेशन नहीं है, और जो आप लोगों को जीपीएस वगैरह नहीं मिल रहा है, जिससे आप लोग को नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर दूसरी कमी की बात करता हूँ या दूसरी इंप्रूवमेंट एरिया की अगर बात करता हूँ तो वो है इस बाइक के क्लच से रिलेटेड। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके क्लच की, तो बहुत से लोग जब तक वीडियो में देख रहे होंगे तो आप लोगों को वो चीज़ फील नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब मैंने इस बाइक को राइड किया है, इतने किलोमीटर से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, कल भी मैंने इस बाइक को काफ़ी हैवी ट्रैफिक में चलाया है, तो उसको चलाने के बाद जो क्लच है वो बहुत हैवी है। मतलब नॉर्मल आजकल इस तरह की बाइक्स में आप लोग को इतना टाइट क्लच नहीं मिलता है। अभी हाल फिलहाल मैंने रॉनिन चलाई है, रॉनिन से कंपेयर करता हूं तो रॉनिन का क्लच बहुत हल्का है, बहुत स्मूथ है, ट्रैफिक में कोई इशू नहीं होता। बाइक ये निम्बल है, बहुत ईजी है, हल्की सी कम है, क्लासिक वगैरह के मुकाबले में वेट वगैरह कम है। बट अगर आप लोग ट्रैफिक में हैं तो आप लोग को बार बार जो क्लच वगैरह छोड़ना पड़ रहा है, तो ये बहुत हार्ड है, इसको थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर साइड पे होना चाहिए था। दूसरी एक और इसी में कमी बात करता हूँ कि वो है इसकी ब्रेकिंग इसके अंदर अच्छी मिलती है, देखने में स्पेसिफिकेशंस वगैरह अच्छी हैं, डुअल डिस्क मिल रही है, डुअल चैनल इसमें मॉडल में आपको डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है। बट जहाँ पर बात आती है जो ब्रेक को ग्रैब करने की पावर है इसकी फ्रंट वाली, वो थोड़ी सी कम है। मतलब बाइक रुक तो जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेती है। बट अगर बात करता हूँ रियर ब्रेक्स की, तो कमी मुझे ज़्यादा वहाँ पर लगती है, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो एबीएस मिलता है, एबीएस का काम होता है कि पीछे वाला टायर लॉक ना हो, गाड़ी स्किट ना करे आपकी, तो उसको बचाने के लिए एबीएस कोशिश करता है कि आप लोग को ज़्यादा तेज आप लोग जब ब्रेक दबाते हैं, सडन ब्रेक से मारते हैं तो टायर लॉक ना हो, उस चीज़ को करने के लिए इसके अंदर ये चीज़ तो करी गई थी। बट इसमें मुझे लगता है कि एबीएस थोड़ा सा ज़्यादा इंटरप्ट करता है। जब आप लोग इस बाइक की रियर ब्रेक को पूरी तरीके से दबाएंगे तो एबीएस जो है वो ऐसे झटका मारता है आपको पीछे की तरफ, जिससे क्या होता है कि बाइक जिस जगह पर रुकनी चाहिए होती है वो थोड़ी सी और आगे निकल जाती है। ये चीज़ अगर आपके पास हंटर है, आप लोग टेस्ट राइड कर रहे हैं, तो अगर आप इसको आजमाना चाहते हैं, तो अगर आप लोग इस बाइक को किसी स्पीड ब्रेकर से पहले चलाएंगे, मान लीजिए स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आप लोग बाइक को रोकना चाह रहे हैं, और अगर आप बाइक को एकदम से ब्रेक दबाएंगे, दबाने के बाद एकदम से झटका मारेगी ना जब बाइक, तब आपको लगेगा कि यार जितनी ज़्यादा बाइक रुकनी चाहिए थी उतनी बाइक रुकी नहीं है, और स्पीड ब्रेकर से उछल के बाइक निकल जाती है। तो स्टॉपिंग पावर जो है वो थोड़ी सी एबीएस जो है पीछे से इंटरप्ट कर देता है, तो थोड़ी सी कम हो जाती है। वहीं एबीएस फ्रंट में भी मिलता है, लेकिन वो भी आप लोग को थोड़ा सा धीरे ग्रैब करता है ब्रेक्स को, जिससे बाइक थोड़ी सी धीरे रुकती है और थोड़ी सी आगे निकल जाती है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, जिससे बाइक जो है इतनी अच्छी बाइक होने के बावजूद ब्रेकिंग अगर अच्छी ना मिले तो मेरे हिसाब से कमी है, या फिर आप लोग इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एबीएस वगैरह की बात कर रहा हूं, तो एबीएस से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि इस बाइक के अंदर आप लोग को एबीएस तो मिलता है, डुअल चैनल, दोनों टायर्स में आप लोग को एबीएस की रिंग मिल जाएगी। लेकिन जहां पर बात आएगी कि अगर आप लोग एबीएस को बंद करना चाहते हैं, मतलब स्विचेबल एबीएस अगर आप लोग चाहते हैं, तो हिमालयन की तरह आप लोग को इस बाइक के अंदर नहीं मिलता है, बल्कि हिमालयन के अंदर मिलता है। तो ऑफ रोडिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं, वैसे ही ऑफ रोडर बाइक नहीं है, रोडस्टर है, एक क्लासिक वाली टूरिंग टाइप की बाइक मिलती है, लेकिन इसके अंदर आप लोग को स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता। तो एक प्लस पॉइंट ही होता, जब कंपनी ने बाइक के अंदर एबीएस दे दिया है तो उसको ऑफ करने का भी ऑप्शन दे देना चाहिए था। उसके अलावा अगर बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, जो मुझे लगता है कि इस बाइक के अंदर एक छोटी सी कमी है जो थोड़ी सी और इंप्रूव की जा सकती थी, वो है इस बाइक की पावर। अब वैसे तो ये इंजन जो है 349 सीसी का है, बट जहाँ पर पावर वगैरह की बात होती है तो इस बाइक के अंदर आप लोग को 20.2 PS की पावर मिलती है।
अब पावर फिगर्स तो आप लोग को देखने में सही लग रही होगी, लेकिन जब आप लोग बाइक को चलाएंगे तो चलाने के बाद जब आप लोग बाइक को, मान लीजिए आपने बाइक को खरीदना है और आप लोग टेस्ट राइड के लिए रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे चले गए, जब आप बाइक को चला कर देखेंगे, मान लीजिए बहुत शॉर्ट राइड ली है, वहाँ पे बाइक को आप लोगों ने हाई आरपीएम पे नहीं चलाया है, तब आपको लगेगा कि बाइक अंडर पावर्ड है। बट ऐसा नहीं है, बाइक अंडर पावर्ड नहीं है। बट ये कमी है कि बाइक के अंदर जो पावर आती है वो 3000 से 4000 आरपीएम के बाद निकल कर आती है। जो पावर पंच होती है, किक इन होती है, वो 3000-4000 आरपीएम के बाद होती है। तो अगर आप लोग खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अगर आप लोग टेस्ट राइड कर रहे हैं तो अच्छे से टेस्ट राइड करिए, बाइक को थोड़ा सा और ऊपर आरपीएम पर चला कर देखिए, तब लगेगा कि हाँ बहुत पावरफुल बाइक है और काफ़ी अच्छा टॉर्क वगैरह आपको मिल रहा है। बट हाँ, इसका जो लोअर रेंज है जहाँ पर पावर निकल के आती है वो थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता था। तो बाइक की पावर जो है वो आप लोग को लोअर टॉर्क्स पर भी आप लोग को मिल जाती, लोअर आरपीएम पे भी आप लोग को बाइक की पावर मिलने लगती। तो ये है एक इंप्रूवमेंट एरिया जो मुझे इसकी पावर में लगता है। अब अगर बात करता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट उस कमी के बारे में जो मुझे इस बाइक की पर्सनालिटी को सूट नहीं करती, वो ये है कि इस बाइक के अंदर लुक्स तो बहुत कमाल के मिल रहे हैं, लेकिन जो बाइक की फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लगती है। अब स्विचेस वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि वो वही स्विचेस हैं जो आप लोग को मीटियोर के अंदर मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसका बेस मॉडल खरीदते हैं जो रेट्रो वाला मॉडल है, उसके अंदर आपको मीटियोर वाले जो बटन मिलते हैं, रोटरी स्विचेस वगैरह हैं, वो नहीं मिलते हैं। नॉर्मल जो रॉयल एनफील्ड की पुरानी बाइक्स के अंदर आया करता था, वो जो इग्निशन वाला बंद करने वाला आता था, जो इंजन किल स्विच आता था, वो पुराना वाला बटन वाला, वो आपको मिलता है। तो ये सारे कुछ फर्क हैं। अब इसकी बात करता हूँ तो आप लोग को जो वेल्डिंग वगैरह है बाइक के अंदर थ्रू आउट जो है वो आपको दिखती रहती है। बाइक के अंदर वायर्स जो हैं वो आप लोग को इस तरीके से एक्सपोज दिखते हैं, जब आप लोग टायर को मोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं फंसते हैं, तो इसको क्लिप लगा देनी चाहिए थी, थोड़ा सा और अंदर की तरफ से आती टायर्स हैं वो दिखती नहीं, तो बाइक थोड़ी सी और क्वालिटी इसकी फिनिश हो जाती, बाइक थोड़ी सी और प्रीमियम साइड पर आ जाती। तो मेरा ये ओपिनियन है इस बाइक के बारे में, जहां पर मैंने आप लोग को इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया है। और आइए जवाब देता हूं उस सवाल की जो आपके मन में चल रहा होगा कि अब ये बताइए कि क्या मुझे इस बाइक को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, पर्सनल चॉइस आपकी है। अगर आप लोग लुक्स को देख के बाइक लेना चाहते हैं तो आप लोग बाइक के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरा क्या सोचना है इस बाइक के बारे में एक लाइन में बताता हूं। देखिए, अगर आप एक मॉडर्न यूजर हैं, आप यंग हैं, तो आपको ये बाइक बहुत अट्रैक्ट करने वाली है क्योंकि इस बाइक के अंदर बहुत ही कमाल के लुक्स मिलते हैं। तो आप लोग इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये बाइक जो है, अगर आप यंग हैं तो आपके ऊपर बहुत बढ़िया लगने वाली है। अगर आप लोग राइडिंग गियर्स पहनते हैं या फिर आप लोग जैकेट वगैरह पहन के इस बाइक पे बैठेंगे तो आप लोग को बहुत ही कमाल का लुक आने वाला है। बाइक के अंदर पावर अच्छी खासी मिल रही है, सेमी इंजन मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए भारी मशीन खरीदनी चाहिए जो क्लासिक होगी। बट उसके अगेंस्ट में आप लोग ये बाइक खरीद सकते हैं, इसके अंदर मॉडर्न लुक मिल रहा है। ये मॉडर्न लोगों के लिए रोडस्टर मॉडर्न मोटरसाइकिल है जो आपके लिए बहुत सूट करने वाली है। बट अगर आपकी पर्सनैलिटी इससे मैच नहीं करती है तो फिर आप लोग क्लासिक या फिर हिमालयन या मीटियोर जैसी बाइक के लिए जा सकते हैं। बट एक सवाल ये होगा आपका कि क्या ये क्रूजिंग के लिए बेस्ट है। देखिए, क्रूजिंग के लिए बेस्ट है बाइक, लेकिन अगर आप लोग इसको ओकेजनल क्रूजिंग करेंगे, अगर आप कहें कि मैं इसको सिर्फ क्रूजिंग के लिए लूंगा और मैं इसको दिन रात क्रूजिंग करूंगा, मैं इसको लद्दाख लेके जाऊंगा, लद्दाख ये बाइक जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसे ब्लॉगर हैं या फिर आप लोग इसी पर्पस के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड के अंदर ही आते हैं। बट ये बाइक सिटी के लिए बहुत अच्छी है, जहां पर आप लोग लाइट वेट मिल रही है बॉडी, आप लोग इजीली बाइक को मैन्यूवर कर पाएंगे और इजीली बाइक को चला पाएंगे और वीकेंड राइड्स भी कर सकते हैं और लॉन्ग टूरिंग भी बाइक से कर सकते हैं। कंफर्ट अच्छा मिल रहा है, बट मैं बेस्ट नहीं कहूंगा कि आप लोग ये टूरिंग मोटरसाइकिल है, क्योंकि टूरिंग नहीं है, रोडस्टर मोटरसाइकिल है। पिलियन के लिए भी आपको कंफर्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो एक्सटर्नल एक्सेसरीज वगैरह के लिए भी ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है, सैडल बैग्स वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में जो मुझे लगता है। सिंपल बताऊं, यंग आदमी है, बाइक अट्रैक्ट कर रही है, लुक्स बहुत कमाल के हैं, तो पावर की परवाह मत करिए, जाके टेस्ट राइड करिए, समझ जाएंगे कि बाइक बहुत बढ़िया है, देखने में तो अच्छी ही है और पावर भी आपको बाइक के अंदर अच्छी मिल रही है। तो यही था मेरा ओपिनियन इस बाइक के बारे में। उम्मीद है कि आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो पसंद आई होगी, जहां पर मैंने आपको इस बाइक के बारे में प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक देख लिया है, तो एक बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर लंबी हो चुकी है तो वीडियो लंबी है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया होगा। खाली ऊपर से सभी लोग बता देते हैं, लेकिन जब तक एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग अगर 2 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा टाइम लगा के बाइक को समझ के लीजिए, जिससे आप लोग एक अच्छी बायर बन सके और एक समझदार बायर बन सकें। आज की इस वीडियो में यही था। इंस्टाग्राम पर मोटोनॉमिक्स को फॉलो करिए, जहां पर मैं इसकी रील्स बना के डालने वाला हूं, कुछ और इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जो मैंने यहां पर नहीं बताई है। तो आज की इस वीडियो में यही था। मिलता हूं मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। मोटोनॉमिक्स 1 इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पर फॉलो करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। बाकी रॉयल एनफील्ड्स की सभी बाइक की वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो इंटरसेप्टर हो, मीटियोर हो, क्लासिक हो, सारी बाइक की वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में यही था। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।